अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ निस्टिग्मस के बारे में, जिसे हम डांसिंग आई भी बोलते हैं। निस्टिग्मस एक विज़न कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो इसका मेन जो लक्षण है वो ये है कि ये जो आई का मूवमेंट होता है वो अनकंट्रोल आई मूवमेंट होता है। अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट होगा। ये जो आई मूवमेंट होता है कभी कभी साइड टू साइड होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल निस्टिग्मस। और कभी कभी ये मूवमेंट किसी पेशेंट में वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है वर्टिकल निस्टिग्मस। और कभी कभी किसी पेशेंट में ये देखने को मिलता है, ये जो है रोटेटरी, ठीक है, रोटेटरी आई मूवमेंट भी होता है। तो ये कंडीशन कहलाती है निस्टिग्मस। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके टाइप्स ऑफ निस्टिग्मस, ठीक है। ये होता है इन्फेंटाइल निस्टिग्मस, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कॉन्जेनाइटल निस्टिग्मस, ठीक है। ये 2 से 3 महीने के बच्चों में ग्रेजुअली डेवलप होने लगता है। ये जो इन्फेंटाइल निस्टिग्मस होता है, ये जो अदर कंडीशन इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, और जैसे कि ऑप्टिक नर्व का पूरी तरीके से डेवलप ना कर पाना, या फिर शुरू में ही कैटरेक्ट का हो जाना, जो एल्बिनिज्म की कंडीशन होती है, उस तरह की कंडीशन में ये चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ये जो इन्फेंटाइल निस्टिग्मस होता है, ये जनरली जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है और आई जो है हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती है, ठीक है। दूसरा हमारा जो टाइप्स होता है निस्टिग्मस का, वो होता है एक्वायर्ड, यानी कि एक्वायर्ड मतलब बाहर से बाद में लेटर स्टेज में जो है मरीजों के अंदर डेवलप होता है। और इससे जुड़ी हुई जो कंडीशन होती है वो जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS से जो जुड़ी हुई बीमारियां होती है उनके साथ ये डिजीज़ ज़्यादातर होने की संभावना रहती है। ये जो एक्वायर्ड निस्टिग्मस होता है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, कानों का, एयर का, आइज़ का इन्वॉल्वमेंट, या फिर अल्कोहल, ड्रग टॉक्सिसिटी, इन सभी कारणों की वजह से ये जो एक्वायर्ड निस्टिग्मस जो है हो जाता है। सबसे पहला बिगेस्ट साइन तो यही है कि अनकंट्रोल आई मूवमेंट होता है, और इसके साथ साथ जो और जुड़े हुए सिम्टम होते हैं वो अंडरलाइंग कॉज की वजह से, किस वजह से हमें निस्टिग्मस हो रहा है, उसके कॉज पर, जिस वजह से वो हो रहा है उस पर उसके सिम्टम जो है डिपेंड करते हैं। पहला लक्षण ये देखने को मिलता है, ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे उसका जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ से जो है घूम रहा है, ये एक सिम्टम्स से देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि शैकी और ब्लरी विज़न, धुंधला विज़न दिखाई पड़ता है पेशेंट को। तीसरा ये है कि निस्टिग्मस में कभी कभी पेशेंट को बैलेंस इशू भी आ जाता है, बैलेंसिंग, अपने आप को जो है बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे एयर भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एयर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर निस्टिग्मस होता है, मीनियर्स डिजीज़ में भी ऐसा होता है, तो उसमें क्या है पेशेंट अपने आप को संभालने में थोड़ा दिक्कत आती है। और एक लक्षण ये होता है लाइट सेंसिटिविटी, डार्क में, अंधेरे में मरीज को देखने में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। और कभी कभी पेशेंट को डिजीनेस यानी कि वर्टाइगो, चक्कर भी आता है। तो ये है इसके कुछ लक्षण यानी कि सिम्टम्स। डिटेल में बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ ऑफ निस्टिग्मस, यानी कि निस्टिग्मस के क्या क्या कारण होते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जो निस्टिग्मस की कंडीशन होती है उसके जो लक्षण होते हैं वो उसके कॉज पर डिपेंड करते हैं, किस वजह से होता है। मैंने आपको बताया कि इन्फेंटाइल निस्टिग्मस होता है, एक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि जो निस्टिग्मस है उसमें हमारा ब्रेन, हमारा इनर ईयर, हमारे कान और हमारी आइज़, इनका आपस में एक तालमेल होता है, एक केमिस्ट्री होती है, ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। बैलेंसिंग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इनर ईयर, आइज़ और हमारा ब्रेन, अगर इनका तालमेल ख़राब होता है और इनकी जो केमिस्ट्री वो ख़राब होती है तो पेशेंट को जो है निस्टिग्मस के लक्षण आने लगते हैं। निस्टिग्मस के कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर में क्या क्या शामिल होता है। एक तो ये है कि आपका डेवलपमेंटल जो है ब्रेन और ऑप्टिक नर्व का डेवलपमेंट जो है स्लो होता है। रेटिना या फिर ऑप्टिक नर्व के डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर किसी को इनर ईयर की प्रॉब्लम है, जिसे हम बोलते हैं मीनियर्स डिजीज़ है, तब उसको जो है उसके रिस्क फैक्टर और उसका कॉज जो है निस्टिग्मस बन सकता है। ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी निस्टिग्मस हो सकता है। आपकी आँख में चोट लग गई, आपके हेड में चोट लग गई, एल्बिनिज्म हो गया। एल्बिनिज्म में जो स्किन की जो समस्या होती है, जिसके अंदर से पेशेंट जो एकदम उसकी मेलानिन पिगमेंट वगैरह लो हो जाता है, ठीक है, स्किन बिल्कुल सफ़ेद सी होने लगती है। तो एल्बिनिज्म की जो कंडीशन होती है उसमें भी निस्टिग्मस होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ डिजीज़ जैसे कि हाई मायोपिया या फिर CNS की जो डिजीज़ होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जैसे मैंने आपको पहले बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह हो गई, इसकी वजह से जो है निस्टिग्मस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
और अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसका जो कॉज़ है, जो अंडरलाइंग कॉज़ है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को मीनियर्स डिजीज़ है, उसको कानों की बीमारी है, उस कानों की बीमारी के चलते उसको क्या है, निस्टैग्मस हो रहा है, उसको जो है उसका आई मूवमेंट अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर हम उसका इनर ईयर का या फिर जो मीनियर्स डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट हम सही से करते हैं तो फिर उसका निस्टैग्मस ठीक होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। और कभी कभी जो कंजेनिटल निस्टैग्मस होता है वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो अपने आप ही चला जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि जो इनर ईयर हमारा जो रहता है इसमें इन्वॉल्वमेंट, और ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऑप्टिक नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इन तीनों की जो केमिस्ट्री जहाँ ख़राब होती है, अगर इसको हम सही से ट्रीट करते हैं तो निस्टैग्मस जो है रिजॉल्व होने की कंडीशन में चला जाता है, मतलब ठीक होने लगता है। कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं निस्टैग्मस के जिसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो रिजल्ट नहीं भी मिलता है। अब जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर निस्टैग्मस के लिए आपको ग्लास यानी कि आई ग्लासेस भी दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, वो उनका अपना एक ट्रीटमेंट है वो देते हैं। फ़िलहाल हमें ये देखना है कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है। एज ए होम्योपैथ हम इसमें क्या कर सकते हैं। अभी कुछ 2 महीने पहले शायद एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें जो पेशेंट का आपने देखा होगा किस तरीके से उसका इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट था लड़के का, और कुछ महीने की ट्रीटमेंट के बाद उसको काफ़ी अच्छा सुकून मिल गया और लगभग 70-80% उसकी जो आई मूवमेंट थी काफ़ी कंट्रोल हो गई। और भी कई सारे पेशेंट में रिज़ल्ट मिल जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर केस में रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन ये है कि अगर हमें अंडरलाइंग कॉज का पता लग जाए और उसको हमने सही से ट्रीट कर दिया तो आई होप कि उसमें हमारा जो शय की जो डांसिंग आई वाला जो मूवमेंट है, जो इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट है, वो हमारा ठीक भी हो सकता है। तो होम्योपैथी में क्या है, एक अच्छी ये पैथी है, इसका ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए निस्टैग्मस की मेडिसिन अलग हो सकती है, दूसरे पेशेंट के लिए अलग हो सकती है, और उसका कॉज अलग हो सकता है, दूसरे पेशेंट का भी अलग कॉज हो सकता है। इसका कोई फिक्स्ड मेडिसिन वगैरह नहीं होती, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर केस हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको निस्टैग्मस का कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना एक शॉर्ट वीडियो भेजिए और अपनी रिपोर्ट वगैरह भेजिए, ओल्ड ट्रीटमेंट जहाँ तक आपने कैसे कैसे लिया है। ठीक है, उसके बाद शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच में आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, और फिर हम उसको केस को रीड करके आपको बताएंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, होम्योपैथी से अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी ठीक होने की तो आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।